वेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह टीका है और इस टीका में 2 अध्यायों तक की हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और आज हमारे को तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय के संदर्भ में चर्चा करनी है। एक प्रकार से समझ लीजिए आप अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इन 3 लोकों की चर्चा करने वाले ये 2 अध्याय हैं, जिसमें तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय ये दोनों ही एक प्रकार से जैन भूगोल को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में जैन भूगोल होता ही नहीं है, सच बात तो ये है, क्योंकि जैन दर्शन के हिसाब से भू जो है वो गोल है ही नहीं। अब जब भू गोल ही नहीं है तो हम कैसे भूगोल कहें उसको? भूगोल शब्द तो वैज्ञानिकों का शब्द है और उन लोगों के हिसाब से धरती, पृथ्वी, ब्रह्मांड, विश्व जो जिसको वो नाम देते हैं, ग्लोब कहते हैं, वो एक गोल है, बॉल की तरह है, संतरे नारंगी की तरह गोल है और उसको भू कहते हैं। धरती है इसलिए भू है और गोल इसलिए उसे भूगोल नाम दिया जाता है। वस्तुतः जैन दर्शन के हिसाब से यह भूगोल होता ही नहीं है और हमारे यहाँ जो पृथ्वियाँ हैं वो लंबी चौड़ी है, विस्तार वाली है और संपूर्ण लोक पुरुषाकार है। लोक की आकृति पुरुष के समान है, जो चारों तरफ से वात वालियों से वेष्टित है, वात वालियों से घिरी हुई है। देखें जरा, प्रारंभ करते हैं अधोलोक की नरक पृथ्वियों से। सबसे पहला शब्द दिया है नरक पृथ्वियाँ, पेज नंबर है 373, तृतीय अध्याय तीसरे अध्याय का 373 नंबर पेज, राजवार्तिक मुख्य पुस्तक का। सूत्र है यहाँ, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध है। बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ। रत्न शर्करा बालुका, ये सब नाम हैं पृथ्वियों के। क्या क्या है? रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तमो महातमः प्रभा। ये जो प्रभा शब्द का प्रयोग किया है, यह प्रभा सभी के साथ में जुड़ेगा। जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमो प्रभा और महात्म प्रभा। भूमयो, ये सब क्या हैं? भूमियाँ हैं। भूमियों कह करके क्या कह दिया? भूमियाँ हैं। ये तो बहुत सरल सरल शब्द थे, बिल्कुल सीधे सीधे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्म है प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश, घन अम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो, सप्ताधो धः, सप्त अधो अधः, नीचे नीचे। सप्ता, सप्त हैं, किससे प्रतिष्ठित हैं, किससे वेष्टित है? घनाम्बु वाताकाश, घन अम्बु, वात, वात मतलब होता है हवा। कैसी हवा? घनी हवा। अम्बु, जल मिश्रित हवा, घनी जल मिश्रित हवा, उसे घनोदधि कहा। घनवात और तनुवात, इन सब के लिए यहाँ घनाम्बु शब्द का प्रयोग किया है। घनाम्बुवात और आकाश प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा माने टिकी हुई है इनके आधार से, ये आधार है। सप्ता अधो अधे, सातों ही एक के नीचे एक। अब आप समझ सकते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। नहीं कह रहे हैं 7 पृथ्वियां हैं, ये सातों पृथ्वियां एक के नीचे एक है। कोई व्यक्ति ये बात कहे कि सातों पृथ्वियां एक के नीचे एक हैं, तो टिकी किसके आधार से है? तो कहा वात वलयों और आकाश के आधार से टिकी हुई है। हवा के आधार से टिकी हुई है। यह संपूर्ण लोक जो पुरुषाकार 3 लोक है, उस पुरुषाकार 3 लोक के अधोभाग की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम जिस धरातल पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जहाँ हम निवास करते हैं, यहाँ से नीचे अधो अधः माने यहाँ से नीचे नीचे क्रमशः 7 पृथ्वियां हैं। माने ऐसा नहीं है कि आप संपूर्ण लोकाकृति को देखें तो पहली पृथ्वी बिल्कुल नीचे होगी, दूसरी पृथ्वी उसके ऊपर होगी, तीसरी उसके ऊपर होगी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है कि पहली पृथ्वी हमारे से जस्ट जुड़ी हुई, हम जहाँ जिस धरातल पर हैं यहाँ से जस्ट नीचे सबसे पहले अधोभाग में नीचे की तरफ पहली पृथ्वी, फिर उससे कुछ और नीचे जाएंगे, फिर दूसरी पृथ्वी, फिर कुछ और नीचे जाएंगे, फिर तीसरी पृथ्वी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं पृथ्वी। ये सातों ही पृथ्वियां एक के नीचे एक अधोभाग वाली होगी। किताब हवा के आधार से टिकी हुई है ये पृथ्वियां। ये बातें कुछ गले नहीं उतरती हमारे। हवा के आधार से और पृथ्वी का टिका होना, पृथ्वी तो ठोस घन होती है, वो हवा के आधार से कैसे टिक सकती है? भाई वस्तु स्थिति यह है, सच्चाई यही है कि हवा में भी ताकत होती है जो बहुत भारी वजन को अपने में टिकाए रखती है। ये सिर्फ 7 पृथ्वियों की ही बात नहीं है। पुरुषाकार संपूर्ण लोक तीनों वात वलयों से वेष्टित है, तीनों वात वलयों से घिरा हुआ है, तीनों ओर मतलब सब ओर से, चारों तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ हवा का घेरा है, जिसमें सबसे पहले घनोदधि नाम की वात वलय है। घन उदधि वात वलय। अब ये शब्द का अर्थ समझ लीजिए पहले, इस शब्द का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। घनोदधि वात वलय, ये पूरा शब्द है, घनोदधि वात वलय। फिर दूसरा शब्द क्या है? घन वात वलय। और तीसरा शब्द क्या है? तनु वात वलय। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। घन माने घनी, पहले शब्द की बात कर रहा हूँ, पहले वात वलय की बात कर रहा हूँ। घन उदधि, उदधि मतलब जल, उदधि मतलब समुद्र होता है ना, तो उदधि मतलब जल, अम्बु मतलब जल, तो घनोदधि मतलब घना जल, और वात, वात मतलब होता है हवा, और वलय माने घेरा। घनी जल मिश्रित हवा का घेरा। क्या हो गया? घनोदधि वात वलय, घनी जल मिश्रित हवा, माने ऐसी हवा जिस हवा में जल के कारण बहुत भारीपन है, ठीक है ना, जल से भरी हुई है वो हवा, उस हवा का घेरा वलय। ये सबसे पहला वलय है इस धरती के चारों तरफ, इस लोक के चारों तरफ, अथवा पृथ्वियों के आधार रूप में सबसे पहले। फिर इसके बाद में
दूसरा घेरा है जिसे कहा गया है घनवात वलय। थोड़ी सी पतली हो गई है, जल मिश्रित नहीं है, लेकिन फिर भी घनी हवा का घेरा है। और उसके पश्चात फिर वो जो वात का घेरा था हवा की, वो हवा और पतली होती चली गई, जिसका नाम है तनुवात वलय। तनु मतलब है तो पतली, वात वलय मतलब वही हवा का घेरा, तो तनुवात वलय मतलब पतली हवा का घेरा। 3 हो गए, बहुत क्लियर हो गया। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनुवात वलय। और फिर तनुवात वलय किसके आधार से है? तो कहा आकाश। आकाश, खाली आकाश, आकाश प्रतिष्ठा सप्ता अद्वैत है। मैं समझता हूँ चित्र ख्याल में आ गया होगा। पूछना है कुछ? बोल रहे हैं कुछ? कुछ भी नहीं है ना पूछने की बात। घनवात वलय किस आधार पर है? सेकंड नंबर वाले की। हाँ, पहले तो मिश्रित हुआ ना जल और हवा। दूसरा है घनी हवा। घन मतलब घनी, वात मतलब हवा, वलय मतलब घेरा। आप शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, फिर स्वयं अर्थ लगा लीजिए। घनी हवा का घेरा, आधार खाली हवा ही रहेगी। हाँ, लेकिन घनी और लास्ट में तो तनु पतली हवा है, बहुत लाइट वेट हवा है। 3 वात वलय हो गए। एक प्रश्न है पंडित जी। हाँ बोलिए। इसमें आकाश में क्या लोकाकाश अलोकाकाश पूरा? देखिए 7 पृथ्वियों के अंतर्गत जो नीचे आकाश की बात है 7 में, वो तो सब लोकाकाश है। अच्छा। और संपूर्ण लोक के बाहर, लोक को घेरे हुए जो 3 वात वलय हैं, उनके बाहर जो आकाश है वो अलोकाकाश है। ठीक है ना? माने पुरुषाकाश। इसमें जो आकाश शब्द यूज किया वो उसके लिए, वो क्या अलौकाकाश के लिए? नहीं, यहाँ जो आकाश शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये तो 7 पृथ्वियों के लिए ना, जैसे रत्न प्रभा के नीचे आकाश है तो लोकाकाश की बात है। अच्छा। शर्करा प्रभा के नीचे आकाश है तो लोकाकाश की ही बात है। आकाश तो अभेद अखंड है, मतलब अंतराल है कुल मिलाकर के, ऐसा कह सकते हैं। आकाश तो कोई ऐसी कोई चीज तो होती नहीं, आकाश तो सर्वत्र व्याप्त है, अभेद अखंड एक द्रव्य है आकाश द्रव्य। तो आकाश का मतलब खुला स्पेस है, अंतराल है, ऐसा कह सकते हैं। पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में क्या क्या है, तो इन्होंने कहा पहली पृथ्वी जो है, उस पहली पृथ्वी के जस्ट नीचे घनोदधि वात वलय है। फिर उसी से हवा थोड़ी सी पतली होती चली गई तो घन वात वलय हो गया, और घन वात वलय से हवा और लाइट हो गई तो तनु वात वलय हो गया। और इस तरह से ये जो वात वलय हैं, इन वात वलयों के नीचे क्या है कि फिर आकाश है, बहुत लंबा गैप, और फिर उसके बाद में दूसरी पृथ्वी जिसका नाम है शर्करा प्रभा। कुछ कम 1 राजू का अंतराल है इनमें, इन पृथ्वियों में 1 राजू, असंख्यात योजनों का अंतराल है पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में। तो जो आकाश कहा गया है, इसका मतलब वो खाली स्थान है, कुछ नहीं है वहाँ। स्पेस है। अब उस खाली स्थान में पुद्गल के परमाणु तो होंगे ही, जीव राशि भी होगी, एक इंद्रिय जीव भी होंगे, सर्वत्र व्याप्त है, और ठोस कुछ नहीं। हम बात कर रहे थे कुछ हवा की शक्ति के संदर्भ में। हवा में जो ताकत है, हवा में जो पावर है, हवा की जो शक्ति सामर्थ्य है, वो भी अपने आप में कुछ कम नहीं है। हवा भी अपने आप में बहुत भारी भारी पदार्थों को अपने ऊपर टिका सकती है, टिकाए रख सकती है। इस तरह की बात शायद मैंने पहले भी आप लोगों के सामने कभी की है, मुझे ऐसा ध्यान आता है। अदरवाइज आपने कभी वो 3 लोक वाला, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने मुंबई में जो लिया था भारतीय विद्या भवन में,
तो उसके अंतर्गत मैंने इस तरह की चर्चाएं की है कुछ। हमारे बहुत सारे ऐसे हवा के प्रेशर को देखने के लिए प्रयोग देखे जा सकते हैं। आप देख लीजिए, हवा में दबाव इतना होता है कि वो यदि हवा को निकलने की जगह ना मिले तो प्रेशर कुकर फट सकता है, फट जाता है। हवा को निकलने की जगह ना मिले, विस्फोट हो जाते हैं। घनी ठोस सघन हवा, हवा में इतनी ताकत है कि वो बैलून यदि भरा हुआ हो काफी बड़ा, तो उस बैलून के सहारे ये व्यक्ति हवा के सहारे आसमान में उड़ सकता है, वो हवा इसको ले जा सकती है। और यदि टिकाए रखने की बात करें तो वो हवा इसको टिकाए रखने में भी समर्थ हो सकती है। और यदि मैं आगे चल करके बात करूं तो हवा के आधार से हजारों किलो वजन सिर्फ उस हवा के आधार से टिका रह सकता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रयोग दुनिया में हो सकते हैं। और आप बात करेंगे एरोप्लेन की, वायुयान की, हम कहते हैं भाई इतनी ऊपर उड़ने की ज़रूरत नहीं है। धरातल पर यदि हम देखते हैं तो हाईवे पर चलने वाले जितने भी ट्रक हैं, वे सभी ट्रक किस चीज़ पर चलते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यदि वे रोड पर चलते हैं, ऐसा आप कहते हैं, तो हम कह रहे हैं रोड पर चल रहे हैं, लेकिन चल किसके ऊपर रहे हैं? आप कहेंगे टायर पर चल रहे हैं। टायर पे चल रहे हैं, हवा भरी है, उसमें हवा पे, उस टायर में हवा भरी, ठीक है ना? आप सोच लीजिए कितनी हवा है और उन ट्रकों में कितना वजन है, ये आप स्वयं अनुमान लगा कर देख सकते हैं। हजारों किलोमीटर चलने वाले 20 टन 25 टन है, 40 टन की कैपेसिटी है। 40 टन माने 40,000 किलो वजन किस पे टिका है कि 40 पौंड हवा टायर में। हम कहते हैं टायर में 40 पौंड हवा न हो, 30 पौंड हवा न हो, कितनी दूर चल पाएगा वो ट्रक? बिल्कुल नहीं। कितना चल सकता है? बिल्कुल नहीं। किसके दम पर चल रहा है वो, किसके भरोसे चल रहा है? हवा के। टायर में हवा है, उस हवा में इतनी सी हवा और 30-40 हजार किलो वजन लेकर के चल रही है। संपूर्ण लोक भी यदि हवा के आधार से इस प्रकार टिका हुआ हो तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देखिए आप बढ़ते हैं कुछ आगे। वैशिष्ट का क्या अर्थ किया आपने? क्या चीज? वैशिष्ट, इसमें लिखा है ना, तनुवाद इन 3 वात वलयों से वैशिष्ट है। वेष्टित। हाँ, वेष्टित का मतलब होता है घेरा, चारों तरफ से राउंड सर्कल। ओके। वलय का मतलब भी वही है, वलय का मतलब भी घेरा होता है। वेष्टित मतलब आवरित, उसके ऊपर आवरण। वेष्टन होता है ना, वेष्टन। वेष्टन क्या होता है? जैसे कवर जिसको कहते हैं अपन। अच्छा। वो वेष्टित है, कवर्ड है इससे। रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियां नीचे नीचे हैं और घनोदधिवात, घनवात और तनुवात, इन 3 वात वलयों से वेष्टित हैं। इन वात वलयों का आधार आकाश है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई सूत्र के संदर्भ में। आगे टीका पढ़ते हैं अपन। रत्न आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके प्रत्येक में प्रभा शब्द जोड़ देना चाहिए। और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करते हुए क्या समझा रहे हैं? इन सब का हमारे को द्वंद्व समास कर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबके साथ में प्रभा शब्द जोड़ लेना चाहिए।
जोड़ ही लिया था अपन ने, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा आदि लगा दिया इन्होंने, हमने तो सबके साथ में जोड़ लिया था। जैसे यष्टि सहित देवदत्त को यष्टि कहते हैं, उसी तरह है चित्र, वज्र, वैडूर्य, लोहित आदि 16 रत्नों की प्रभा से सहित होने के कारण रत्न प्रभा संज्ञा की गई है। इसका नाम रत्न प्रभा क्यों है? पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। क्यों है ये रत्न प्रभा? अभी इसके विभाजनों की चर्चा करेंगे आगे जाकर के, इसके विभाग आगे बतलाए जाएंगे। यहाँ आपको क्या बात समझनी चाहिए अपने को, रत्न प्रभा मतलब रत्नों जैसी प्रभा है जिस पृथ्वी की, उस पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। क्या क्या है वहाँ रत्न प्रभा पृथ्वी में? उसके बहुत सारे विभाग हैं उसके, चित्रा, वज्रा, वैडूर्या, लोहिता, इस तरह के उसके भेद हैं उसके रत्न प्रभा पृथ्वी के भी। 3 मुख्य भेद हैं और प्रथम भेद के भी और इस तरह के 16 भेद हैं। चित्रा सबसे पहली का नाम है चित्रा। विचित्र प्रकार के रत्न, आभूषण, आभूषण तो नहीं कह सकते अपन, लेकिन धातुएं विविध प्रकार की और हीरा, माणिक, मोती, इस तरह के बहुमूल्य रत्न और लोहा, जस्ता, तांबा आदि इस तरह की सभी धातुएं, ये सब जिस धरती में हो, जिस पृथ्वी में हो, उस पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। माने ये सब जो पृथ्वियां हैं, ये सब पृथ्वियां यथा नाम तथा गुण है। जैसा इनका नाम है वैसी पृथ्वी है। अब कैसा नाम और कैसी पृथ्वी, तो कहना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे रत्नों जैसी प्रभा जहाँ है उसका नाम है रत्न प्रभा, शक्कर जैसी प्रभा जहाँ है उसका नाम है शर्करा प्रभा, बालू का मिट्टी जैसी प्रभा जहाँ है उसका नाम, प्रभा मतलब रोशनी, ठीक है ना। तो जहाँ रत्नों जैसी रोशनी हो, जहाँ शक्कर जैसी, अब शक्कर तो क्या चीज है आप समझते हैं? चीनी, शुगर। अब उस शक्कर की में कैसा प्रकाश होगा, लेकिन समझ लीजिए कुछ उससे मिलती जुलती लाइट जहाँ की है उसका नाम है शर्करा, शर्करा प्रभा, रत्न शर्करा। फिर कहेंगे बालू का प्रभा, नहीं बालू का क्या चीज है? बालू मिट्टी, पंख, पंख माने होता है कीचड़, मलिनता, गंदगी, धूम, धुआं जैसा प्रकाश जहाँ हो, तम जहाँ प्रकाश ही ना हो, तम 6वें नरक का नाम है तम प्रभा, अंधकार जहाँ है वो 6वां नरक है। और 7वां नरक पृथ्वी का नाम है महातम प्रभा, घोर अंधकार है जहाँ, ठीक है ना पंडित जी? हाँ, क्योंकि श्वेत है तो श्वेत कलर है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मेरा प्रभा है वो श्वेत है, श्वेत जैसे नाम है वैसे गुण है, तो सर मतलब प्रभा के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं आप? कोई बात नहीं पंडित जी, आप आगे। हाँ, मैं बाद में बात। हाँ, नहीं, रत्न प्रभा, इनके साथ में जो प्रभा शब्द का प्रयोग किया है वो वहाँ की रोशनी के अर्थ में किया। एक्चुअल में क्या है, ये सब गुण नाम हैं। 2 तरह के नाम मिलते हैं इन 7 पृथ्वियों के, एक गुण नाम और दूसरा रूढ़ी नाम। रूढ़ी से जो नाम है वे कम प्रसिद्ध हैं, दूसरे ग्रंथों के अंदर मिलते हैं रूढ़ी नाम भी। और यहाँ जो तत्वार सूत्र के अंदर जो नाम है, क्योंकि तत्वार सूत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया
इसलिए तत्वार सूत्र के जो नाम हैं वे नाम भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। माने तत्वार सूत्र में प्रयोग होने से इन सातों पृथ्वियों के रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये 7 नाम प्रसिद्ध हो गए। तो स्थिति यह है, इनके रूढ़ी नाम की अपेक्षा से बात करो आप तो धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी, मागवी, ये 7 नरक पृथ्वियों के रूढ़ी नाम हैं, जो एक्चुअल नाम हैं। ये जो 7 नाम अभी यहाँ बतलाए हैं, ये 7 नाम तो वहाँ के प्रकाश और अंधकार के वातावरण को देख करके इस प्रकार के नाम गुणों की अपेक्षा से दिए गए। तो इसमें जो अपन इसमें देख रहे हैं आगे, हाँ जी, ये माघवी अगर यूज किया हो रूढ़ी का तो उसके करस्पॉन्डिंग, हाँ ये रूढ़ी नाम है। महातम मगवी और माघवी जो नाम है ये उनके रूढ़ी नाम है। इनके करस्पॉन्डिंग नाम वो हुए ना, तम प्रभा और महातम प्रभा। तम प्रभा और महातम प्रभा ये जो नाम है ये तो इनके गुण नाम है। गुण की अपेक्षा से यहाँ जो जैसे रत्न प्रभा है, इस तरह से तम प्रभा और महातम प्रभा है। कृष्ण आभा वाले, देखिए इसमें प्रयोग भी किया है। मैं 3 लाइन आगे की पढ़ता हूँ, इनमें कुछ बात और कही है इसके संदर्भ में। इसी तरह शर्करा प्रभा आदि समझना चाहिए। तम की भी अपनी एक आभा होती है। तम मतलब अंधकार की भी अपनी एक आभा होती है। केवल दीप्ति का नाम ही प्रभा नहीं है। देखिए कैसा बात कही है, मतलब अपन सोचे रोशनी का नाम ही प्रभा नहीं है, किंतु द्रव्यों का जो अपना विशेष सलोनापन होता है उसी से कहा जाता है कि यह स्निग्ध कृष्ण प्रभाव वाला है, यह रूक्ष कृष्ण प्रभाव वाला है। स्निग्ध कृष्ण प्रभाव वाला, रूक्ष कृष्ण प्रभाव वाला है, इस तरह की बात हो सकती है के संदर्भ में। आगे बढ़े अपन इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सलोनापन क्या विशेष सलोनापन? सलोनापन तो एक बहुत सरल समझ लीजिए, जिसका जो जैसा हो उस तरह का सरल पने के अर्थ में है एक प्रकार से। सलोना का अर्थ क्या होता है? सलोना माने वैसे तो बहुत हिंदी का ही शब्द है। सरलता के अर्थ में ही है ना। अपना अपना विशेष सलोनापन होता है द्रव्यों का जो अपना, ये कलर के अर्थ में है, बहुत सरल सोबर के अर्थ में भी ले सकते हैं उसको, सरल सोबर। ब्लैक का भी अपना एक वो है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो मन को भा जाए ऐसी बात नहीं कि हाँ माने की पर्सनालिटी, अब कह लो उसको, जो भी आप समझे, जिससे समझ में आ जाए वो देखिए। आगे बढ़ते हैं अपन 5-6 नंबर तरीका। जैसे मखमली कीड़े की इंद्रगोप संज्ञा रूढ़ है, मखमली कीड़ा, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित नहीं है। इसी तरह तम प्रभा आदि संज्ञाएं अनादि परिणामी की रूढ़ समझनी चाहिए। अनादि परिणामी की पर इसी तरह का परिणमन है, इस अपेक्षा से रूढ़ समझनी चाहिए। यद्यपि ये रूढ़ शब्द है, फिर भी ये अपने प्रतिनियत अर्थों को कहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये भी रूढ़ शब्द है, ये शब्द रूढ़ है, ठीक है, लेकिन प्रतिनियत अर्थों को कहते हैं। प्रतिनियत अर्थ को कहते हैं माने अपने अपने विषय से जुड़े हुए या अपने अपने नाम से रिलेटेड बात को प्रदर्शित करने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और अभी इन्होंने
वो रूढ़ी नाम नहीं बतलाए जो हमने कहे ना, धम्मा वंशा मेघा आदि जो नाम है वो नाम इन्होंने यहाँ बतलाए नहीं हैं, तो अन्य ग्रंथों के अंदर वे नाम उपलब्ध हैं। ठीक है, माने यदि अपन इससे जुड़े हुए कहीं यदि दूसरे ग्रंथों के यदि अपन देखेंगे, जैसे मान लीजिए त्रिलोक सार है या तिलोय प्रणति है, तो अपने को उन ग्रंथों के अंदर वो नाम भी मिल जाएंगे। जानकारी की दृष्टि से ये बात कहिए, मतलब अपने नॉलेज में होना चाहिए कि भाई इस प्रकार के नाम भी हैं। तिलोय प्रणति में भी है, त्रिलोक सार में भी है, दोनों ही जगहों पर है। तिलोय प्रणति पहले अध्याय की 153 गाथा में है, 152 153 पहले अध्याय की तिलोय प्रणति, और त्रिलोक सार के अंदर गाथा 145 में है। इनके धम्मा वंशा जो है इस तरह के नामों की चर्चा की गई है। मोक्ष शास्त्र में है, मोक्ष शास्त्र में होंगे। हाँ है, मोक्ष शास्त्र के अंदर मिल जाए। मैं मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, इसके टीका में होंगे। देखिए आगे, जिस प्रकार स्वर्ग पटल भूमि का आधार ये बिना ही ऊपर ऊपर है, उस प्रकार नरक नहीं है। क्या? जिस प्रकार स्वर्ग है उस प्रकार नरक नहीं है। अब ये एक्चुअल में क्या है, अभी तो हमारे को स्वर्ग भी नहीं पता है, तो क्या मतलब निकला ये एग्जाम्पल देने से। जिस प्रकार स्वर्ग है उस प्रकार नरक नहीं है, कहकर के क्या कहना चाहते हो? स्वर्ग तो आगे चौथे अध्याय में जाकर के बतलाएंगे, लेकिन फिर भी ये बतलाना चाह रहे हैं स्वर्गों में भी क्या होता है, विमान है, और स्वर्गों में वहाँ भूमि नहीं है, धरातल नहीं है, इस तरह की धरती नहीं है, अपने जैसी जो धरती दिखाई देती है ऐसी ठोस पृथ्वी नहीं है। तो फिर क्या करें? मतलब जिस स्वर्ग में नहीं है लेकिन नरक में है आधार, ऐसा कहना चाह रहे हैं। स्वर्ग पटल भूमि का आधार लिए बिना ही ऊपर ऊपर है, उस प्रकार नरक नहीं है, किंतु भूमियों में है। इन भूमियों का आलंबन घनोदधि वातवलय है, और घनोदधि वातवलय घन वातवलय से वेष्टित है, और घन वातवलय तनु वातवलय से। तनु वातवलय का आधार आकाश है, और आकाश स्व आत्माधार है। आकाश किसके आधार से है? अपनी आत्मा के आधार से। स्वात्माधार अपनी आत्मा के, स्वयं के आधार से। स्व आत्म आधार, आत्मा तो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अपन, आत्म शब्द का प्रयोग जरूर किया है। वो आकाश स्वयं अपने ही आधार से है, स्वात्माधार है। तीनों ही वातवलय 20-20 हजार योजन मोटे हैं। घनोदधि, घन और तनु वातवलय, ये तीनों ही वातवलय 20,000 योजन मोटे, फिर 20,000 योजन मोटे, फिर 20,000 योजन मोटे। इन तीनों के रंगों की चर्चा भी की है। घनोदधि का रंग मूंग के समान है, घन वातवलय का गोमूत्र के समान है, और तनु वातवलय का रंग अव्यक्त है। इनके लिए कहीं कहीं अव्यक्त के स्थान पर विचित्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ मैंने कहा ना अव्यक्त है इनका रंग, रंग अव्यक्त नहीं है, इनके लिए विचित्र रंगों वाला ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अलग अलग प्रकार के इनके रंग हैं। तीनों के रंग हो गए, मूंग समझ ही गए आप, और गौमूत्र गाय के मूत्र के का जो कलर है ना, उस पानी का जल का जो मूत्र हुआ है उसका जो एक थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर जैसा होगा आई थिंक, क्योंकि मूंग का कलर भी ग्रीन जैसा है, तो ये डार्क ग्रीन जैसा हो गया। और गोमूत्र का कलर उसमें थोड़ा सा येलोइश शामिल हो गया। और तनु वातवलय तो अव्यक्त कलर जैसा है, मतलब और ज़्यादा पतला हो गया है, और ज़्यादा लाइट हो गया है, विविध रंगों वाला भी कहा गया है, और बहुत रंग विहीन
ऐसा भी कह सकते हैं इसको, अव्यक्त पकड़ में आ सके, इस प्रकार का कलर है वहाँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बात सर्वत्र लागू होती है। घनोदधि वात्वलय, घन वात्वलय, तनु वात्वलय के संदर्भ में जो ये बात यहाँ कही जा रही है, ये बात सिर्फ यहीं के संदर्भ में नहीं है, अपितु जहाँ जहाँ ये वात्वलय होंगे वहाँ सर्वत्र उनका यही कलर होगा। जहाँ भी घनोदधि वात्वलय की चर्चा आएगी अब आगे, वहाँ समझ लेना मूंग के समान रंग का है। जहाँ भी घन वात्वलय की चर्चा आएगी समझ लेना गौमूत्र के समान रंग का है, और जहाँ भी तनु वात्वलय की चर्चा होगी वहाँ समझ लेना अव्यक्त वर्ण वाला के विचित्र वर्ण वाला वो वात्वलय कहा गया है। एक बात और इस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था कि ये जो वात्वलय हैं, ये वात्वलय स्थिर स्वभाव वाले हैं। नॉर्मली जो वलय हैं या हवा के घेरे होते हैं या वायु होती है, वो वायु अस्थिर स्वभाव वाली होती है, चलायमान स्वभाव वाली होती है, विचलित करने वाली होती है, इधर से उधर बहती रहती है। हवा का स्वभाव क्या है? बहते जाना, ये हवा का स्वभाव है। बह रही है हवा, बहती जाती है। अब यहाँ क्या है स्थिति? क्योंकि ये टिकाए रखने में समर्थ है। यदि मान लीजिए हवा बहने वाली होगी, हवा बढ़ जाएगी, हवा खिसक जाएगी, तो फिर क्या लोक नीचे गिर जाएगा? क्या पृथ्वी गिर जाएगी? ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये सभी वात्वलय, ये सभी वायुमंडल स्थिर स्वभाव वाले हैं। बराबर? चलिए, कुछ पूछना हो तो बोलिए आप लोग। यहाँ तक यदि कोई चर्चा नहीं समझ में आई हो तो आप लोग बोलिए। अपन इस सूत्र को कल ही पूर्ण करेंगे, आज नहीं करेंगे हम। आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी थे और आपका आगे वाला सेशन भी है। एक आध मिनट यदि किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए आप। नहीं है तो फिर मैं 1 मिनट के अंदर पूरी बात को वापस रिवाइज करता हूँ। हेलो पंडित जी। संपूर्ण लोक हमारे दिमाग में आना चाहिए। हम जहाँ पर हैं वो स्थिति है मध्य लोक की, हम मध्य में हैं। हमारी चर्चा 5 चित्रों के बाद में करेंगे। इससे थोड़ा नीचे चले, पहले नीचे की चर्चा कर ले रहे हैं, अधोलोक की चर्चा कर ले रहे हैं। तो नीचे नीचे चलते हुए 7 पृथ्वियाँ हैं, और 7 ही पृथ्वियाँ 7 नरक के नाम से प्रसिद्ध है, और वे सब पृथ्वियाँ 3 प्रकार के वात्वलयों से वेष्टित है। मतलब इसके आधार से है। पृथ्वी घनोदधि वात्वलय के आधार से, और घनोदधि वात्वलय घन वात्वलय के आधार से, घन वात्वलय तनु वात्वलय के आधार से, और तनु वात्वलय आकाश के आधार से। तो आकाश किसके आधार से है? कि आकाश स्वयं आधार है, आकाश स्वयं अपने आधार से। तो इस तरह से ये जो है संक्षेप में अपन ने यहाँ इन पृथ्वियों के संदर्भ में यहाँ बात की है। 7 के गुण नाम और रूढ़ी नाम देखे हैं, और उनके कलर की अपेक्षा से भी चर्चा की है। वात्वलियों के कलर की भी यहाँ बात कही है, और भी इसके संदर्भ में अब इनके उत्तर विभाजन की चर्चा कर रहे हैं। माने और इनमें टुकड़े कर रहे हैं, माने रत्न प्रभा पृथ्वी के और टुकड़े। तो उन्होंने कहा कितनी मोटाई है पहली पृथ्वी की, फिर उसके कितने हिस्से हैं, फिर उसमें कौन से हिस्से में कौन रहता है, नारकी जी कहाँ रहते हैं। ये सब चर्चाएं बहुत सुंदर और रोचक चर्चाएं हैं। एक प्रकार से ये 3रे और 4थे अध्याय की चर्चा तो एक प्रकार से इतनी इंटरेस्टिंग चर्चाएं होगी, जिसमें रोजाना अपने सामने कुछ न कुछ नया प्रमेय आएगा, कुछ न कुछ अपने को नई बातें इन विषयों के संदर्भ में जानने को मिलेगी। अपन इन विषयों को कल थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। दिनवाणी। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत लोक, सदा देत नवल